रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके पेश खिदमत हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और डॉक्टर ताहिर अमीन एरिया स्टडी सेंटर कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सीरियन सदर असद बशारत असद का दौरा चीन, और ये तकरीबन 20 सालों के बाद ये दौरा नज़र आ रहा है। 2004 के बाद असद ने हमेशा कहा है कि चीन जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग अलाय है सीरिया का, और सीरिया की माशी तरक्की के अंदर हमेशा उसने किरदार अदा किया है। चीन की तरफ से भी ये बयानात आपको नज़र आते हैं कि सीरिया उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सीरिया की मईशत को रीबिल्ड करना हो या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसमें सीरिया को मदद देनी हो, चीन हमेशा सीरिया के साथ खड़ा होगा। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो 2000 से तकरीबन 11 से ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई है सीरिया के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 500,000 लोग मारे गए, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तकरीबन तबाह हो गया है, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। ये दौरा उस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन इसका एक और पहलू अहमियत का ये भी है कि चीन के इस रवा माह में वेनेज़ुएला के सदर भी वहाँ पे दौरा उन्होंने पे किया, ईरान के सदर रईसी ने भी दौरा पे किया, रूसी ऑफिशल्स भी वहाँ दौरा पे करते हुए नज़र आए, और अब सीरियन सदर असद ने भी दौरा पे किया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि ये दौरा जो है इसके अलावा भी मिडल ईस्ट के अंदर जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है। और हमने देखा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में सफारतकारी अभी करवाई और उसको बहाली की तरफ लेकर गए चाइनीज़। अब यही सवाल हम डॉक्टर ताहिर जमील की तरफ रखते हैं कि बज़ाहिर एक नैरेटिव तो डॉक्टर ताहिर ये है कि दुनिया इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, जहाँ पे ट्रेड चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान में, वेस्ट और ईस्ट के दरमियान में, और दूसरी तरफ दुनिया ऐसे लग रहा है जैसे दो ब्लॉक्स में भी तब्दील हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे असद को वेस्ट हटाना चाहता था, लेकिन चीन, रूस और ईरान ने असद को एक किस्म का प्रोटेक्शन दी और उसको सपोर्ट दी। और फिर उसके बाद हमने लिबिया के अंदर भी केस देखा। तो आपको क्या लगता है, दुनिया डिवाइडेड है या इंटरडिपेंडेंट है? नहीं, दुनिया तो डिवाइडेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। यानी साइड बाय साइड दोनों जी, ट्रेंड्स डिवाइडेड हैं। इस तरह है कि जो हमारे यहाँ हम इंटरनेशनल सिस्टम को जैसे डिफाइन करते हैं, तो नेशन स्टेट का एक बहुत ही इलेबोरेट तस्वर है, लेकिन साथ साथ एक डिपेंडेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इसको ओवरलैपिंग कंसेप्ट हैं, ये लेकिन ये चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान जैसे देखिए, ममालिक? मैं इसको अगर थोड़ा सा इस तरह देखूं, चीन की एक जो पोजीशन बन रही है कि जिस तरह उसने बशार अल असद को इंगेज किया, उसके बाद वेनेजुएला की आपने बात की, फिर नॉर्थ कोरिया के साथ इंगेज है, फिर ईरान के अंदर जिस तरह उसने सऊदीया के साथ एक डील को अप्रोच में करवाया, मीडिएट किया। इससे एक चीज़ तो मेरे लिए किसी हद तक खुश आइंद है कि वो जो आउटलायर्स हैं, जो कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्रीज थे ना, उनको चाइना अपने फोल्ड में लेके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक ये चीज़ कि क्या कोई मिलिट्री अलायंस के अंदर तो ये सारी कन्वर्जन नहीं हो रही। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, और मैं ख़ास तौर पे ये जो मिडल ईस्ट के अंदर अप्रोच में हुआ है, इसको मैं काफ़ी हद तक अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चाइना ने मीडिएट किया, और चाइना की एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ईरान जो है वो किसी और की मीडिएशन सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि चाइना जिस तरह से प्लग इन कर रहा है जो डिप्लोमेटिक वॉइड्स हैं, वैक्यूम्स हैं इंटरनेशनल सोसाइटी में, कि कम से कम एक, क्योंकि मेरा चाइना के बारे में ख्याल है कि जितना वो ट्रेड वाइज कनेक्टेड है दुनिया के साथ, ये नहीं हो सकता कि उसकी एक पोजीशन को जो बड़ी पावर ने इग्नोर करें। चाइना इटसेल्फ इज़ अ बिग पावर, लेकिन जिस तरह से वो इंगेज कर रहे हैं, और हो सकता है इसके पीछे एक ख़ास पॉलिसी हो कि उनको इंगेज किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई और वार थिएटर्स क्रिएट हो जाए। और मुनव्वर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि मुझे नियर फ्यूचर में ऐसे लग रहा है कि नेशंस डिलिबरेटली वार से दूर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि जस्ट इमेजिन कि जितनी आबादी इंडिया की है, फिर उसके बाद जितनी आबादी चाइना की है, थोड़ा सा भी उनका अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न हुआ ना, इसने एक बहुत बड़ा हैवक क्रिएट कर दिया। ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है तार, ये बड़ा रेलेवेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल है एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि इंडिया के लिए बड़ा कॉस्टली होगा, रिस्की होगा पाकिस्तान के साथ वॉर करना, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा कॉस्टली होगा, लिहाजा दोनों वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल कुमार को मैं सुन रहा था, उनके रिटायर्ड,
वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ दूसरी स्ट्रेटजी रखें और इनस्टेबिलिटी पैदा करें जिस तरह से आप कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर। लेकिन आपका जो आर्गुमेंट है ताहिर कि चाइनीज़ इकोनॉमिकली मिडिल ईस्ट को एंगेज कर रहा है, उसको मिलिट्री स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं करेगा, देखिए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो है वो तो आपको नज़र आ रही है इन द सेंस कि जब असद को वेस्ट हटाना चाह रहा था उसके लिए उन्होंने दाइश को सपोर्ट भी दी। एक यानी नैरेटिव आ रहा है ना, कुछ फैक्ट्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से असद की रिजीम चेंज की बात हो रही थी, तो उसको मिलिटरीली सपोर्ट मिली है ना, रशिया की तरफ से भी मिली है, उनके तो ट्रूप्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहे, फिर ईरानियंस की तरफ से भी। और जब चाइना ये कहता है कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ असद की सपोर्ट करेंगे तो ये तो मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो आ गया इसके अंदर। नहीं देखें आ गया है, लेकिन इस वक्त मुझे देखें कि जो लेवल ऑफ एस्केलेशन था सीरिया के अंदर, क्या वो आज इतने साल बाद हुई है? अलकायदा ने जिस तरह अपने आप को फैलाया उन इलाकों में, क्या वो फैलाव उतना है? क्या आज रिलेटिवली एक पीस है कि उन इलाकों में नहीं है, चाहे जो भी इन्वॉल्व हुआ है? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बताऊं, वेस्ट का एक बहुत बड़ा कमाल है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसीज हैं। डेमोक्रेसीज की जो कास्ट होती है, हम अक्सर एक फिक्रा बोलते हैं कि सदाम 20-30 साल बैठा रहा और इस दौरान अमेरिकन जिन्होंने सदाम को जंग में शिकस्त दी थी वो काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स चेंज हो गए क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। सही है ना, सदाम तो सदा बैठा रहा ना, वो जब तक उसको गिराया नहीं किया, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहां पर काफ़ी सारे चेंज हो गए। और आज मैं एक और बात बता दूं आपको, जो डेमोक्रेसीज का डिलेमा होता है, जंग हो जाए, जंग अब जीत जाए, बट जो लीडरशिप है उसको डोमेस्टिक पोल्स के ऊपर एक कास्ट देनी पड़ती है क्योंकि इकोनॉमिक डाउन टर्न आ चुका होता है। और सबसे ज्यादा के साथ हुआ जी डेमोक्रेसीज के अंदर, इलेक्शंस के अंदर जो इमीडिएट इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता है, आपके डिसीजन के ऊपर, आपके वोट के ऊपर, वो इमीडिएट लेटेंट इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। और जब भी कोई जंग में कोई भी मुल्क जाता है, ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी, उसकी जो लीडरशिप होती है बैक होम अनपॉपुलर हो जाती है। तो इसलिए वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कमाल है, डेमोक्रेसीज के अंदर वो कभी वार को ओवर स्ट्रेच नहीं करते। ठीक है, हमारी तो अनाज फंस जाती है ना, अब अमेरिका की कोई अनाज उन्होंने कहा नहीं भी अफगानिस्तान अब अफोर्डेबल नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वेस्ट को लगा कि जी हम सीरिया के अंदर मजीद इंगेज नहीं कर सकते, थैंक यू वेरी मच, हम इंगेज नहीं होंगे क्योंकि उनको डोमेस्टिक कास्ट उनके जहन में होती है। बाकी जो हमारे हीरोज होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, उनका तो कलम या बजक जुम्बश कलम, वो जो भी चाहे उजाड़ दें, हम नारे लगाते रहे। अच्छा, वैसे इस सारी जो आपने पैराडाइम खींचा जी है जी जी इसको इंडिया पाकिस्तान पे रख लें। इंडिया तो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, फिर ये वार की राह क्यों लाते हैं? देखें, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी लाजमी बात है, हम चुप करके तो नहीं बैठेंगे, और हमारे लिए दुनिया कह रही है कि इनके पास डेमोक्रेसी नहीं है, ये लेकिन इंडिया के पास तो है। वो वॉर की बात जसराज सिंह मुझे फिर आप इंडिया की तरफ लेके आते हैं। नहीं, मकसद मैं दुनिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और बड़ी देर से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं कहता हूँ कि उन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, गुदगुदी कैसे किया? अच्छा। मजाक ये बनाया है कि अभी तक वो जो इनका बहुत बड़ा पॉइंट था सेकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अभी तक वो अपने कम्युनल प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सके। डेमोक्रेसी तो एक लेवलिंग, एक उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू वो यही है कि इक्विटेबल किस्म का एक मुआशरा लेके आती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, अभी भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। और आपको अक्सर फील होता होगा, मैं जब ये हरकतें देखता हूँ जो कुछ वो कर रहे हैं अपने मुसलमानों के साथ या उनके जो लोअर कास्ट दलित्स हैं, तो कैदिज्म का थीसिस तो ठीक था, सिखों के साथ ही, सिखों के साथ जो अब ये कनाडा, जयपुर, मणिपुर, हाँ, उसके बाद बिल्कुल आप उन साइट्स पे चले जाएं, जो कुछ ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये था, जिन्ना साहब का ये थीसिस था कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के अंदर माइनॉरिटीज नहीं बचेंगी, माइनॉरिटीज को सुप्रेस किया जाएगा, ह्यूमिलिएट किया जाएगा, और वो हो रहा है और उसने इंडिया कर रहा है। और इंडिया को समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी ताकत है ना, तो उसको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। यानी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब सेकुलरिज्म का राग अलापा जा रहा था तो उसमें ये सारी चीजें छुप जाती थी। लेकिन अब जो है, चूंकि मोदी साहब ने कहा भाई कौन सा सेकुलरिज्म, मोदी साहब देखें भारत की बात कर रहे हैं। अब मैं पिछले दिनों कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि जनवरी में 2024 में राम मंदिर का जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया, उसका इफ्तिताह होने लगा। यार कम से कम इस चीज़ की सिंबॉलिक वैल्यू, मैं कहता हूँ राम खुद होते हैं ना, वो कहते हैं यार मस्जिद को रहने दो, राम मंदिर ना ही बनाओ तो अच्छा। ऐसे है ना, क्योंकि अगर आप उनका जिस तरह की इमेज देते हैं, राम जी अगर होते वो कहते नहीं यार
मंदिर ढादे मस्जिद ढादे पर किसी दा दिल दिल न ना ढाए। ढाएं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिस अब इससे क्या है, अब मोदी साहब जाएंगे कि इसका मतलब है कि जो आपकी इंडियन स्टेट है उसने इस हरकत को ऑन किया है। इसके साथ जुड़ी हुई क्या है, एक मुसलमानों के दिल के अंदर एक नाराजगी है। तो और ये रवैया बढ़ रहा है और वो पता नहीं क्या समझते हैं। और उनका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि वो इलेक्शंस के लिए खेल रहे चाहते हैं, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए। एंटी पाकिस्तानी नारे लगा दिए, एंटी मुस्लिम स्लोगनरियन कर दी, उसके बाद कम्युनलिज्म की बातें कर दी, आखिर में वो उनके गले पड़ जाता है। थैंक यू वेरी मच ताहिर। नाज़रीन, आपने ताहिर की बातें सुनी कि दुनिया के अंदर इंटरडिपेंडेंस भी है ट्रेड के ज़रिए से। ये रियलाइजेशन है कि वॉर बड़ी कॉस्टली है, रिस्की है, तो वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन साइड बाय साइड आपको जियो पॉलिटिक्स भी नज़र आती है, ब्लॉक पॉलिटिक्स भी नज़र आती है, और सीरिया और ईरान जो चाइना की कुर्बत है, ईरान, वेनेज़ुएला, रशिया और चाइना की जो कुर्बत है वो उसका गम्माजी करते हुए नज़र आ रही है। इंडिया के केस में बज़ाहिर दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, जो क्रीडेंशियल हैं, मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें कमज़ोर कर दिया सेकुलरिज्म को। यही वजह है कि कनाडा के अंदर भी जाके टारगेट किलिंग की जा रही है, जिससे दुनिया में काफ़ी बदनामी हुई है। आज के लिए यही काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।